हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 10th का जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक सवाल को देखे थे और हम सारा का सारा जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट था हाइट एंड डिस्टेंस में सबको कवर आउट कर दिए थे। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीटली सवाल बेस्ड रहेगा। ठीक ठाक लेवल का सवाल को करेंगे और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें सवाल ही रहेगा। और उस लेक्चर में जो रहेगा, जो भी क्लास 10th में आपको केस स्टडी वगैरह आया वो सब हम आपको करा देंगे लेक्चर के थ्रू। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ, मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं। आपको प्रत्येक सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। सवाल में पढ़ देता हूं। सवाल यह है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रीशियन है, अगर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया, गड़बड़ी आ गया, उसको रिपेयरिंग का काम करना है। कहां पर? ऑन दी पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। 5 मीटर हाइट का पोल है, उस पर रिपेयरिंग का काम उसको करना है। बढ़िया। He needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of a pole to do the repair work। वो जो 5 मीटर का पोल है वो टॉप से 1.3 मीटर नीचे पे कहीं कुछ गड़बड़ी आ गया है पोल में, उसको ठीक करना है, रिपेयर करना है। ठीक, आगे What should be the length of ladder that he should use। क्या लेंथ होगा किसका? लेडर का। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक, सीढ़ी का क्या लेंथ होगा जो वो इस्तेमाल करेगा? और सीढ़ी को वो 60 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन किया हुआ है। ठीक, आगे। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि हमको वही पोजीशन पे पहुंचना है जहां पर फॉल्ट है। नेक्स्ट बात बोला गया है कि और ये भी बताइए कि जो आपका पोल है, पोल का फुट से लेडर का फुट कितना दूर पर है, सीढ़ी कितना दूर पर रखा गया है, ये भी बताना है आपको। ठीक, एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम है ही नहीं, आपको स्पष्ट रूप से समझा देंगे। प्लीज एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप जरूर ट्राई किए होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस बनाना। अब आराम से स्पष्ट रूप से सवाल को समझिएगा और सवाल को हम इतना छोटा सवाल बना देंगे, भले देखने में बड़ा लग रहा है तो 2 सवाल भी है इसमें। हम इसको इतना आसान तरीका से चीज को कर देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। समझिएगा बात को ध्यान से, है ना। पहले डायग्राम हम कोशिश करेंगे कि अपने तरीका से हम डायग्राम को बना पाए। डायग्राम बनाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक, चलिए हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट एट ए पोल ऑफ हाइट इतना मीटर। पोल का हाइट कितना दिया हुआ है सर? पोल का हाइट दिया हुआ 5 मीटर। बढ़िया बात है सर, हम यहां पर एक ग्राउंड बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। यहां पर हम एक पोल बना लिए। ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्यारा सा पोल। पोल का हाइट कितना है? पोल का हाइट दिया हुआ है यहां से लेकर यहां तक। पोल का हाइट दिया हुआ है कितना सर? 5 मीटर। बढ़िया बात है, 5 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद क्या बोला गया है समझिएगा। उसके बाद बोला गया है कि उसको कहां पर पहुंचना है? 1.3 मीटर, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल। पोल से 1.3 मीटर नीचे, टॉप का, पोल का टॉप से, देखिए बिलो द टॉप ऑफ द पोल, पोल का टॉप से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। क्लियर है? बढ़िया बात है, सब समझ में आ गया। उसको कहीं यहां पर पहुंचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। मान लेते हैं सीढ़ी जो इस्तेमाल किया है वो सीढ़ी क्या होगा? इंक्लाइन किया हुआ है कितना? 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, विच वुड इनेबल हर टू रिच द रिक्वायर्ड पोजीशन। उसको इसी पोजीशन पे पहुंचा पाए। तो हम लोग ये जमीन से सीढ़ी कर दिए। ठीक, अच्छा, सीढ़ी का कितना लेंथ है हमको नहीं पता है। ये हमारा क्या है? लेडर। ये हमारा क्या है? लेडर। अच्छा, कितना लेंथ है हमको नहीं पता, लेकिन एक बात स्पष्ट बोला है कि जो लेडर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पर बना हुआ है। तो लो 60 डिग्री एंगल हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा पॉइंटिंग कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। क्लियर है? अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि बाबू बीसी का लेंथ बताओ, बीसी का लेंथ बताओ, तो आप बोलिएगा सर ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 5 और 5 में 1.3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर? यहां से यहां तक का लेंथ आ जाएगा 3.7 मीटर। बात समझ पा रहे? पूरा इतना दूर 5 है, 5 में 1.3 घटा देंगे तो बीसी का लेंथ कितना आ जाएगा सर? पूरा 5 में से 1.3 घटा देंगे 3.7 मीटर आ जाएगा। खत्म बात।
अब सवाल को हम उड़ाना शुरू करते हैं, समझिएगा। दो बात पूछा गया। सबसे पहला बात पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, लेडर का लेंथ कितना होगा, मतलब आप हमको एसी निकाल के दिखाओ। पहला बात यही पूछा गया, अरे बाबू एसी निकाल के दिखाओ, बस बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है क्या, बिटवीन हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ लेडर, मतलब जो पोल है उसका फुट से लेडर जो है, लेडर का फुट कितना दूरी पर है, कहने का मतलब ए बी डिस्टेंस निकाल के बताओ। तो मेरा मुद्दा इतना सा रह गया कि ये पार्टिकुलर डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से एसी सॉल्व करके निकालना है और इसमें से ए बी सॉल्व करके निकालना है, बस इतना सा बात है। क्लियर है? चलिए करना शुरू करते हैं। हम बोलेंगे क्या, एक बार इससे एबीसी ट्रायंगल को उठा लो, ऐसे उठा और ऐसे करके रख दिए, देखिएगा एबीसी ट्रायंगल हम उठा के रख दिए। पोल है तो वर्टिकली होगा एकदम ठीक, बढ़िया बात है सर। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये लेंथ कितना है हम निकाल चुके हैं, पूरा 5 था, 5 में 1.3 घटा दिए तो ये लेंथ आया 3.7 मीटर। ये लेंथ नहीं पता है, ये लेंथ नहीं पता है, ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक, चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालने पर फोकस करते हैं। तो ए बी निकालने पर जब हम फोकस करेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब बताओ क्या हम यहां से, अगर हमको ए बी चाहिए और परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए, तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम करते हैं सर tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC या CB लिखो, बटे का बेस, बेस कितना है AB। बढ़िया बात है सर। BC का वैल्यू सर 3.7 मीटर दिया हुआ है, AB का वैल्यू हमको निकालना है, बढ़िया बात है। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर, हमको रटा हुआ है 1/√3, नहीं √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। √3 बराबर 3.7 मीटर बटे का AB, तो AB का वैल्यू कितना आ गया 3.7 बटे का √3 मीटर। हम उतना सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस हम इसको यहीं पर सॉल्व कर मतलब रख रहे हैं। अगर आपको कल के दिन √3 का वैल्यू देगा 1.73 तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को हम बस बता रहे हैं। क्लियर है बात? तो AB का लेंथ हमको निकालना था, पहला काम। तो AB का लेंथ मेरा आ चुका है और AB का लेंथ कितना आया 3.7 बटे का √3। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम AC पर आते हैं। तो एक तो तरीका है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर, हाइपोटेनियस रूल लगाओ, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम बोलेंगे सबसे बेसिक बात है क्या, कि आपको ये पता है और आपको ये निकालना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो काम हो जाएगा, वही काम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर BC बटे का हाइपोटेनियस AC। क्लियर है? बढ़िया बात है। BC का वैल्यू सर रटा हुआ है 3.7 मीटर, AC निकालना है हमको। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 1/2। बढ़िया बात है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, नहीं सर, साइन 60 का वैल्यू √3 बटे का 2 होता है। क्लियर है? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि सारा का सारा वैल्यू आप याद रखिएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 7.3 मीटर बटे का AC, और फाइनली सॉल्व करके AC आ गया कितना 3.7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 7 14, 7.4 बटे का √3, और ये मीटर में आ गया आंसर। फिर बाकी जो होगा अपना सॉल्यूशन आप सॉल्व कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कितना भी बड़ा सवाल हो उसको सिंपल डायग्राम पे लाओ और जो भी डेटा दिया हो उसके बेसिस पे काम करो, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। उसके बाद हमको AC निकालना था, तो हम क्या किए, AC निकालने के लिए साइन थीटा का इस्तेमाल किए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता है, उससे हमको AC आ गया। उसके बाद हमको AB निकालना था, तो AB निकालने के लिए क्या किए सर, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे का बेस 3.7 बटे का AB, और हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। क्लियर है बात? हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, सवाल अच्छा था कॉन्सेप्चुअली। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आपको सवाल को पॉज करना और खुद से अटेम्प्ट करना। मैं पढ़ देता हूं सवाल आपके लिए। सवाल बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है P, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है
और वो बिल्डिंग 10 मीटर का है और उस पॉइंट पी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का टॉप का है वो 30 डिग्री है। उसके बाद बोल रहा है कि ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। और बोल रहा है उस बिल्डिंग के ऊपर में एक फ्लैग है। फ्लैग स्टाफ का मतलब होता है कि एक डंडा जिसमें फ्लैग लटकाया गया है, तिरंगा फहरा रहा है, ठीक। तो बोल रहा है कि वो जो फ्लैग स्टाफ है वो बिल्डिंग के टॉप पर है और फ्लैग स्टाफ का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है फिर पी पॉइंट से वो भी दिया हुआ और वो दिया हुआ 45 डिग्री। तो आपको लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ पता करना है, झंडा का डंडा कितना बड़ा है वो पता करना है और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और बिल्डिंग का दूरी पी पॉइंट से कितना दूरी पर है बिल्डिंग वो पता करना है। क्लियर है? एक बार आप खुद से ट्राई करें, डायग्राम बनाने का कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, तब आपको मजा आएगा, ठीक। तो आप ट्राई करें प्लीज। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बनाना। आप आराम से कंसंट्रेट करके अपने आप को देखिएगा, थोड़ा सा सवाल वाला जो बोल रहा है हम एज इट इज वो काम करते हैं। देखिएगा पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट काम रहता है। ग्राउंड बना लिए, ठीक। ग्राउंड पे बिल्डिंग खड़ा कर दिए, ये लो बिल्डिंग खड़ा हो गया, लो बिल्डिंग खड़ा हो गया, है ना, बढ़िया बात है। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट पी है ग्राउंड पे, मान लिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारा प्यारा सा पॉइंट पी, ठीक, बढ़िया बात है। अब उसके बाद बोल रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर में एक फ्लैग होस्ट कर रहा है, बिल्डिंग के कहां पर, बिल्डिंग के टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। लो एक तिरंगा हम इस तरह से फहरा दिए, ठीक, ये लीजिए हमारा प्यारा सा फ्लैग है, होस्ट कर रहा है, ठीक, बिल्डिंग के ऊपर में। उसके बाद सवाल वाला क्या बोल रहा है, सवाल वाला बोल रहा है क्या, अगर आप बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे तो बिल्डिंग 10 मीटर का है, बिल्डिंग का यहां से यहां तक लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, अच्छा, और बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सवाल वाला दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। खुद बोल रहा है ना कि पी पॉइंट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर, 30 डिग्री, बढ़िया बात है। उसके बाद बोल रहा है जो फ्लैग है, देखिएगा फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। मतलब अगर हम टॉप का बात करेंगे यहां पर फ्लैग स्टाफ का, तो ये एंगल जो ये एंगल पूरा दिया हुआ है, ये एंगल पूरा दिया हुआ है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, बोल रहा है ई लेंथ निकालो, कितना बड़ा है झंडा का डंडा वो निकालो, और उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द बिल्डिंग। तो हम एक बार नेमिंग कर लेते हैं फिर उड़ा देंगे सवाल को। देखिएगा पी है, इसको क्यू बोल दिए, इसको हम आर बोल दिए, इसको हम एस बोल दिए, और कुछ बोल सकते हैं, इसको हम बोल दिए एस टी बोल दिए, और इसको हम बोल दिए कौन सा, एस ही पे जाके ही मिल रहा है। हमको एक तो ये लेंथ निकालना है, ठीक, और हमको एक ये लेंथ निकालना है, ठीक। हमको क्या क्या निकालना, पहला काम एस आर, मतलब फ्लैग स्टाफ कितना बड़ा है, देखिए ना, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, तो हमको एस आर का वैल्यू निकालना है, एस आर का वैल्यू निकालना है, बढ़िया बात है। उसके बाद फिर क्या निकालना है सर, उसके बाद हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट बी, मतलब पी क्यू का लेंथ निकालना है। एकदम आराम से आप करिए चीज को, आराम से होगा, है ना। चलिए हम सबसे पहला काम करते हैं, एक बार हम इसको बढ़िया से डायग्रामेटिकली बनाते हैं। आपको पता है कि ये एंगल जब भी आएगा ये 90 डिग्री आएगा, है ना। अब थोड़ा सा फिगर में आप कंफ्यूज कर देते हैं, इसको हम आसान फिगर में लाते हैं फिर चीज को करेंगे। देखिए कैसा सिचुएशन दिया हुआ है, पी क्यू, एक बार ऐसे गया है, एक बार ऐसे गया, ठीक, ये हमारा पी, ये हमारा क्यू, ये 90 डिग्री एंगल है। उसके बाद ये हमारा कौन सा पॉइंट है, आर ही बोलो, इसको काहे टी लोगे, है ना, आपको आर, ये पॉइंट है एस, और ये पॉइंट क्यू था। आर क्यू जो है हमारा वो बिल्डिंग है, उसका लेंथ है 10 मीटर, ये हमको निकालना है। और उसके बाद क्या है, और कुछ दिया हुआ है सर, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री,
और हमको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं काम। सबसे पहले हम पी क्यू आर ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं। पी क्यू आर, आप ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप बोलो हमको क्या निकालना, पहले हम पी क्यू को ही निकाल लेते हैं ना, बढ़िया रहेगा। पी क्यू अगर हम निकालते हैं तो आप बताइए, हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना। मेरा बच्चा बोलेगा सर टेन थीटा लगाइए, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर टेन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर डेट इज आर क्यू बटे का बेस। सर बेस क्या है सर पी क्यू। आर क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर बटे का पी क्यू। बढ़िया बात है। 1030 का वैल्यू कितना होता है सर 1/√3 बराबर 10 बटे का पी क्यू। तो वापस से हमको पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये आ गया 10√3 मीटर। तो सबसे पहला काम पी क्यू मेरा निकल गया, जो हमको आसान करेगा सवाल को बनाने में। तो पी क्यू मेरा निकल गया। क्लियर है बात, एक एक चीज को आपको बढ़िया से बता रहे हैं, समझिएगा बात को। पी क्यू मेरा निकल गया। अब मुद्दा है क्या, हमको ये निकालना है, तो हम ऐसे ही इसका लेंथ मान लेते हैं अपने मन से x, ठीक, x मान लिए। अब तो बाबू पी क्यू हमको निकल गया, तो हम लिख सकते हैं, आप मना नहीं करोगे, हम लिख देते हैं। इसका लेंथ हमको निकल चुका है कितना, 10√3 मीटर। चलिए अब हम एस आर निकालने के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं, पी क्यू एस या एस पी क्यू। तो ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। अब बताइए हमको अगर पूरा पता चल गया तो हमको 10 पता है, घटा देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है एक तरह से, आप सोचिए तो, और बेस पता है, तो वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से टेन थीटा ही लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं 1045 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या है सर एस क्यू बटे का बेस कितना है सर पी क्यू। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूं कि हमारे पास स्टेप्स या जगह है कि नहीं। हाँ बढ़िया है जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बटे का बेस, 1045 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर रटा हुआ है 1 होता है, 1 भी लिख दिए। ठीक, एस क्यू का मतलब क्या है सर, एस क्यू का मतलब है एस आर प्लस का आर क्यू बटे का पी क्यू का वैल्यू कितना है 10√3। क्लियर है बात। एस क्यू क्या लिखेंगे सर, एस क्यू को हम लिखेंगे एस आर प्लस का आर क्यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहां पर लिख रहे हैं, आप समझिएगा बात को। 10√3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 10√3 हो गया। बढ़िया बात है। एस आर का वैल्यू कितना है, एस आर का वैल्यू है x प्लस का आर क्यू का वैल्यू कितना है सर, आर क्यू का वैल्यू है 10। बढ़िया बात है। 10 को इधर लेकर चल गए तो x बराबर कितना आ गया 10 इंटू का √3 माइनस का 1। आप बोलिएगा सर ये कैसे आया, अरे बाबू 10 को जब हम इधर लेकर आए तो 10√3 माइनस का 10 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे सोचो 10√3 माइनस का 10 कॉमन ले लिए तो वापस से क्या आ गया 10 इंटू √3 माइनस का 1। तो यही काम हम यहां पर कर दिए। क्लियर है मेरा बात, समझ में आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो कि x है और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू SR है, तो यहां से SR आ गया 10 इंटू का √3 माइनस का 1 मीटर। तो हमको जो ये निकालना था SR भी हम लोग निकाल लिए। और SR क्या है, वही तो फ्लैग स्टाफ का लेंथ है सर, जहां पर जितना बड़ा झंडा का डंडा है वही तो उसका लेंथ है। SR आ गया और सब पूछा गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया और आप एक बात स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि अगर आप कितना भी जबरदस्त सवाल हो, कुछ भी हो, अगर आप डायग्राम ठीक तरीका से बना पा रहे हैं तो इजीली आप सवाल को टैकल कर लेंगे बिना किसी भी रूप का परेशानी के। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपके स्क्रीन पे आपको एक सवाल फिर से दिख रहा होगा। आपको सवाल को पॉज करना और खुद से अटेम्प्ट करना। मैं एक बार सवाल को पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस बार एलिवेशन नहीं है डिप्रेशन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है एक बड़ा बिल्डिंग है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, एक छोटा बिल्डिंग है ग्राउंड पे। ठीक, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का टॉप से एक बार जब उसका टॉप को ले रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री और एक बार 45 डिग्री। ठीक, अच्छा उसका बेस पे। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड दी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का आपको ऊंचाई पता करना, हाइट पता करना है और दोनों बिल्डिंग के बीच के फुट का डिस्टेंस कितना है या दोनों के बिल्डिंग के बीच में दूरी कितना है ये पता करना है ना। एक बार आप ट्राई करें फिर हम आपको बताते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, डायग्राम वगैरह बनाइएगा, सोचिएगा, एक बार ट्राई करें आप।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अब हम लोग सवाल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बस छोटा सा काम है, डायग्राम बना लो सही सही, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं सर? हम सबसे पहला काम करते हैं ग्राउंड बनाना। ग्राउंड बनाते हैं, थोड़ा दूर बना लेते हैं ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ग्राउंड बनाना अपना पहला काम होता है, तो हम ग्राउंड बनाएंगे। देखिए ये लीजिए ग्राउंड बनाए, और ये आ गया हमारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक, ये वाला जो बिल्डिंग है हमारा, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, M.S लिखे, याद रखिएगा, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। ठीक, और उसके बाद बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। डिप्रेशन, इसका मतलब पक्का है कि कोई ना कोई जो है यहां टॉप से देख रहा होगा, तब ना डिप्रेशन में याद आ रहा है ना आपको, नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं। बढ़िया बात है। टॉल बिल्डिंग को पहले बना लेते हैं सर ये, और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको टी डॉट क्या दे, बी, मतलब टॉल बिल्डिंग। क्लियर है बात? अच्छा, अब आगे बोल रहा है क्या कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का जब आप टॉप से देखते हैं तो एक बार आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री मिलता है, टॉप और बॉटम का। मतलब अगर आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का टॉप से इसके टॉप पर देखते हैं तब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिलता है? 30 डिग्री। और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का टॉप से जब आप इसके नीचे में देखते हैं, टॉल बिल्डिंग के नीचे में देखते हैं, फुट पे देखते हैं, तब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिलता है सर? तब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है 45 डिग्री। ठीक, और कॉमन सेंस वाली बात है कि ये एंगल तो देख के भी लग रहा है कि ये 30 होगा, ये 45 होगा, कि ये वाला एंगल बड़ा होगा ना, एक तरीका वो भी था सोचने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस, और ये वो निकालना करते हैं, बस वही काम है, आप नेमिंग डालना है। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं कि हम इस लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, नाम देना शुरू करते हैं। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम E। ठीक, अच्छा, सवाल में कुछ बात दिया हुआ है, हम ये M और MS और TB को मिटा ले रहे हैं ना, काहे कि फिर ये डेटा हो सकता है कि कहीं हमको आपको दोनों को कंफ्यूज ना करे। तो जितना स्पष्ट और साफ रहेगा हमारा सवाल, उतना अच्छा से करने में हम लोग चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब सवाल वाला बोल रहा है कि टॉल बिल्डिंग का हाइट दे दिया है, कितना है? 8 मीटर। बढ़िया बात है। इसका मतलब यहां से यहां का जो दूरी अपने को दिया हुआ है, ये सवाल वाला खुद दिया है 8 मीटर। और आप बोलो बाबू अगर ये 8 मीटर होगा तो डॉट इतना ही ऊंचाई यहाँ पर क्या होगा? वो भी 8 होगा। बिल्कुल सर, ये कुछ सोचने वाली बात है नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है, 8 मीटर ही होगा। ठीक, बढ़िया बात है। हमको बोला है इस बिल्डिंग का हाइट निकालो। कहने का मतलब हमसे दो बात पूछा गया है, दोनों बात क्या है समझते हैं। सबसे पहला बात बोला है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का हाइट निकालो। इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं सर इसी निकालने के लिए बोला जा रहा है, और कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल सर, बोल रहा है दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालो, मतलब BC बोलने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अच्छा, अब बताइए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हम क्या ये बात बोल सकते हैं सर? BC बराबर AB। बिल्कुल सर, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जितना इतना लेंथ होगा सीधे चलोगे उतना ही लेंथ आएगा। इसका मतलब हम एक बात बोल सकते हैं, BC बराबर AD। ऑल्सो इसके अलावा ये बात भी बोल सकते हैं क्या कि सर ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल होगा। कहने का मतलब BC इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू क्या? इसका नाम कुछ दे, इसका नाम दे देते हैं, क्या दे दे? F दे देते हैं। लीजिए सर, F दे दिए। ठीक, और ये पैरेलल हो जाएगा EF के। एकदम प्यार से समझिएगा चीज को अच्छा से, है ना? क्लियर है बात? अच्छा, अगर ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब सर ये और ये पैरेलल हो गया, तो पहले हम बोलेंगे EF लाइन और AD लाइन पैरेलल दिख रहा है। बिल्कुल, आप ध्यान से देखो, क्या AE एक ट्रांसवर्सल है? 100% सर। इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। बिल्कुल, का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे भी नोट डाल करके आपको लिखाए थे कि अगर ऐसा होता है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट लिखो, वरना कॉन्सेप्ट तो बताइए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 30 तो ये वाला एंगल 30 डिग्री। बच्चा बोलेगा हाँ सर बिल्कुल एकदम 100%। अच्छा, आप ध्यान से देखो, क्या EF और BC पैरेलल है? बिल्कुल सर, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब
कंस्ट्रक्शन करने का मतलब कॉमन सेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो लिखने का तरीका है, बस कॉमन सेंस है कि पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल है ना तीनों। अच्छा ये ट्रांसवर्सल है बी, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल बराबर ये पूरा एंगल होगा 100% सर, कारण कोरोस्पोंडिंग एंगल नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अच्छा अब अपना मुद्दा शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ADE ट्रायंगल को हम पकड़ते हैं, चलिएगा सुनिएगा। इन ट्रायंगल ADE, बढ़िया बात है। ये एंगल कितना है सर? वर्टिकल है तो 90 डिग्री ही होगा। ये एंगल कितना है सर? वर्टिकल है तो 90 डिग्री ही होगा, ठीक। अच्छा अगर हम आपसे पूछेंगे ADE ट्रायंगल में क्या आपको कुछ भी पता है? कुछ नहीं पता है, तो एक काम करते हैं ADE ट्रायंगल में बस अब ऐसे लिख लेते, काहे कि जरूरत तो हमको इसका और इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, काहे कि हाइट पूरा पता करना और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है, तो हम 10 फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ED बेस कितना है? AD, बढ़िया बात है। 10 30 का वैल्यू 1/√3। अच्छा ED को ED ही रहने दो, बस क्या हम AD के जगह जो हम AD लिखे हैं यहाँ पर, क्या हम AD के जगह BC लिख सकते हैं? आप बोलिएगा बिल्कुल सर, बाय कंस्ट्रक्शन AD और BC आपस में बराबर है, तो इस AD के जगह हम BC लिख देते हैं, ठीक। इस AD के जगह हम क्या लिख दिए? BC। आप ऐसा मत सोचना कि कहाँ से आ गया, सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक। अच्छा BC को इधर लेकर चल गए तो BC बराबर क्या आ गया? BC बराबर आ गया √3 टाइम्स ऑफ ED। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए कुछ देर के लिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है? अच्छा अब बड़ा वाला ट्रायंगल को पकड़ते EBC या BCE। चलिए ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल EBC क्या हम ऐसा सोच सकते हैं दिस पूरा बटे का दिस पूरा बराबर 10 45 डिग्री? हाँ सर, इसमें क्या सोचने वाली बात है? 10 45 डिग्री बराबर वापस से लिखेंगे परपेंडिकुलर EC है बटे बेस क्या है सर? BC, बिल्कुल सर बेस BC, ठीक। अच्छा 10 45 का वैल्यू कितना होता है तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 1 बराबर EC को क्या लिख सकते हैं? EC बराबर ED प्लस DC। देखो ना बाबू, ये पूरा EC, तो EC को क्या लिख सकते हैं? ED प्लस DC। तो लिख रहे हैं ED प्लस DC बटे का BC इधर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया BC, है ना। इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा BC का वैल्यू क्या हम √3 टाइम्स ऑफ ED लिख सकते हैं? कहां से सर? इक्वेशन देखो ना, BC बराबर क्या? √3 टाइम्स ऑफ ED लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हम इसको लिख रहे हैं √3 टाइम्स ऑफ ED बराबर ED प्लस का CD का वैल्यू कितना है? अब देख के ही लग रहा है सर यहाँ 8 है, तो प्लस का 8, ठीक। कहां से आया? तो रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिखे हैं किसको? BC का वैल्यू ये, ठीक। चलो ED को इधर लेकर आ जाते हैं, तो आप बोलिएगा सर √3 ED माइनस का ED बराबर का 8, ठीक। मैं एक बार देख लेता हूं, कट वगैरह नहीं रहा है, अब कट जाएगा, अब और लिखेंगे तो ठीक। अब यहां से हम इसको हम यहां से शुरू कर रहे हैं लिखना। √3 ED देखिए क्या लिखा हुआ, वापस से लिख रहे हैं √3 ED माइनस का ED बराबर का 8। ED कॉमन ले लिए, ED कॉमन जैसे ले लिए तो ये आ गया √3 माइनस का 1 बराबर का 8। क्लियर है? ED कॉमन लिए तो ये क्या आ गया? √3 माइनस का 1 बटे का 8। तो ED बराबर क्या लिख सकते हैं हम ऐसा बात कि सर ED बराबर 8 बटे का √3 माइनस का 1। मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, इस चीज को मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड के फॉर्म में आ गया। थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो टर्म है उसको माइनस है तो बीच में प्लस डाल के एजिटिस ऊपर नीचे लिखो, या आप सिंपली ऐसे सोचो √3 + 1 इंटू का √3 + 1 हम कर सकते हैं। आप बोलिएगा बिल्कुल सर, एक तरह से देखो तो दोनों कट जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होकर सेम चीज हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब हम 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आप बोलिएगा 8 इंटू का √3 प्लस का 1, बढ़िया बात है, बटे का, अच्छा से लिख लेता हूं 8 इंटू √3 प्लस का 1 बटे का, ये क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √3 - 1 इंटू √3 + 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप बोलिएगा सर ये तो फॉर्मूला होता है a²
माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, बढ़िया। ईडी बराबर क्या करेंगे, ऊपर में 8 इंटू √3 माइनस का 1, और यहाँ √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो ईडी का वैल्यू आ गया 4 इंटू √3 माइनस का 1। क्लियर है? तो आप बताइए ईडी का वैल्यू आ गया, लेकिन हाइट ऑफ क्या पूछा है हमसे, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो हाइट का जब बात किया जाए तो अब निकालना शुरू करते हैं। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कितना है सर, कितना है हाइट, पूरा हाइट है ईसी, उसको कैसे लिख रहे हैं हम, ईडी प्लस डीसी, ईडी प्लस डीसी। बढ़िया बात है। ईडी का वैल्यू, ओ देखो ईडी का वैल्यू 4 इंटू √3 माइनस का 4, मल्टीप्लाई कर दिए 4 इंटू √3 माइनस का 4। बढ़िया बात है। उसके बाद और कुछ, हाँ माइनस नहीं प्लस ना होगा बाबू, प्लस ना, हाँ अरे बाबू यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ना आएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है, डीसी, डीसी का लेंथ कितना है 8, बिल्कुल सर प्लस का 8, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 4√3 प्लस का 12। ठीक, तो 12 में 4 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो आ जाएगा 4 इंटू का √3 प्लस का 3। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अरे बाबू दोनों में से 4 कॉमन ले लिए तो √3 बच गया, और 4 इंटू 3 तो 3 बच गया। तो हमारा जो हाइट आ गया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का वो आ गया 4 इंटू √3 प्लस का 3, और ये कितना में आ गया, मीटर में। तो पहला काम आ गया। पहला काम क्या, इसी का वैल्यू निकालना था। क्या इसी का वैल्यू निकला, बिल्कुल सर। अच्छा अब आते हैं बीसी का वैल्यू निकालना, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ठीक, डिस्टेंस निकालना हमको, तो देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप बोलिएगा सर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग को हम लोग लिख सकते हैं बीसी। बढ़िया बात है, बीसी लिख लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, क्या ईसी बराबर बीसी है, यहां पर देखो 1045 का वैल्यू क्या आ रहा है 1, ध्यान से देखना 1045 का वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1 बराबर ईसी बटेगा बीसी, और बीसी इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आप इस दोनों को जोड़िएगा तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, ईसी बराबर बीसी। तो इसका मतलब ईसी का जितना लेंथ है वही बीसी का लेंथ होगा, और हमको पता है बीसी बराबर अगर ईसी हो जाएगा, ईसी का लेंथ कितना अभी तुरंत निकालें 4√3 प्लस का 1, तो फाइनल आंसर आ गया 4 इंटू का √3 प्लस का 3 और मीटर। कहने का मतलब क्या है, वैसे भी आप सोच सकते हैं, अगर ये पूरा लेंथ आपको 4 इंटू √3 प्लस का 3 आ गया, ये पूरा लेंथ, तो ये 1045 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, और आपको पता है 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 10 बटे 10 बराबर 1 होगा, और इसको जब हम वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू समथिंग समथिंग ही हो जाता है। इसका मतलब 10 बराबर 10 हो जाएगा, और दिमाग में भी सेट करके रखना 45 है तो 10 के केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट हमको ईसी पता चल गया है, ईसी पूरा पता चल गया, तो बीसी का भी लेंथ किसके बराबर होगा, ईसी के बराबर ही होगा, और यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो दोनों बात हमको निकालना था, बीसी भी निकालना था और बीसी भी हम लोग निकाल दिए। अच्छा बात ये हुआ कि दोनों का लेंथ सेम ही आ गया, कहे कि यहाँ एंगल 45 डिग्री बन रहा था, लेकिन वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपको चीज पूरा स्पष्ट तरीका से, अच्छे तरीका से समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात? तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सवाल आपको सीबीएसई में 2011 में भी आया है, 13 में भी आया, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है। तो आप समझ ही रहे सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर्स है बराबर हाइट का है, स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड। रोड है, रोड 100 मीटर चौड़ा है और 2 गो पिलर इस तरह से खड़ा है, दोनों का हाइट एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है? अच्छा, अब ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, देखिएगा, एट ए पॉइंट ऑन दी रोड, रोड पे एक पॉइंट है, बिटवीन दी पिलर्स, पिलर के बीच में ही कोई पॉइंट है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर, उसी पॉइंट से एक टॉप पे जब जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया हुआ, और दूसरा पिलर का जब टॉप पे जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड दी हाइट ऑफ ईच पिलर, प्रत्येक पिलर, दोनों पिलर
जिसका सेम हाइट है वो दोनों पिलर का हाइट पता कीजिए। और उसके बाद बोल रहा है पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, कि पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है रोड पे इस पिलर से कितना दूर है या इस पिलर से कितना दूर है, जो आप निकाल पाएंगे आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक बार आप ट्राई करें, फिर तो हम है ही बताते ही आपको, आप ट्राई करें एक बार प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अब हम इस सवाल का सॉल्यूशंस आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। वही काम करते हैं सर, डायग्राम बनाते हैं बढ़िया। सबसे पहले जमीन बनाना है, लेकिन जमीन इस बार नहीं है, इस बार रोड है तो रोड बना लिए। ठीक, एक पिलर रोड के इस किनारा पर है, दूसरा पिलर रोड के इस किनारा पे है, दोनों का हाइट सेम है। तो मान लिए ये दूरी लेट से h है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सर ये भी दूरी लेट से h ही होगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, कि सवाल वाला खुद बोल दिया है क्या कि इक्वल हाइट का पिलर है, तो दोनों हमको तो दिल तो है नहीं हाइट, तो हम मान लिए एच। ठीक, अच्छा मान लेते हैं कोई पॉइंट है पी ग्राउंड पे। ठीक, बीच में क्यों नहीं माने, कहे कि एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्क आ रहा होगा नीचे वाला डिस्टेंस। ठीक, और सवाल वाला ये बात स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि रोड का जो चौड़ाई है वो कितना है, 100 मीटर। देखो ना, रोड जो है वो 100 मीटर वाइड है। क्लियर है। आगे बोल रहा है क्या कि कोई एक पॉइंट है, मान लिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे गया है। ठीक, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे गया है। अब एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है। यहां थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है कि 30 ये होगा कि 60 ये होगा, लेकिन मेरा बच्चा को परेशानी नहीं आना चाहिए, क्या कि हम आपको एक बात बता चुके थे क्या कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है, कल भी एक सवाल कराए थे, जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है और हाइट सेम दिया हो, तो जो एंगल बड़ा है उसके लिए बेस छोटा होगा। 60 बड़ा है तो बेस छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि ये बेस हमारा x है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर इतना x, तो पूरा 100, तो पूरा 100 में x घटा दो, तो ये आ जाएगा 100 माइनस का x। फिर देख लिया जाएगा कहां से कौन होगा, है ना। चलिए, आप उसके बाद बोलिए जिसका बेस छोटा हो, भाभी की बात है ना बाबू, कि ये तो देख ही के छोटा लग रहा है, तो जिसका बेस छोटा उसका एंगल बड़ा। काहे कि हाइट सेम है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अगर सेम है तो जिसका बेस छोटा उसका tan थीटा बड़ा। इसका मतलब ये एंगल मेरा बच्चा बोलेगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल मेरा बच्चा बोलेगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। बस अब नामकरण कर देते हैं इनका, तो इसको दुनिया में अलाउमेंट मिल जाएगा। तो नामकरण किया जाता है दुनिया माने से पहले, तो उसका भी नामकरण कर देते हैं। ए बी पी तो है ही, सी डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मुद्दा है चाहे ए बी निकाल दो, चाहे डी सी निकाल दो, तो अपना काम हो जाएगा। चाहे ये निकाल दो तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा, है ना। चलिए करते हैं, समझिएगा बात को। सबसे पहले हम एबीसी ट्रायंगल को पकड़ते हैं। आप बोलिएगा सर पिलर है, वर्टिकल है, तो ये एंगल 90, तो ये भी एंगल 90 बाबू, दोनों वर्टिकल है पिलर। तो हम ए बी पी ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, बढ़िया बात है सर। ए बी पी पकड़ रहे हैं, हमको इसमें और इसमें कुछ काम करना है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है। तो आप बोलिएगा सर tan 60 का इस्तेमाल करना सबसे फायदेमंद रहेगा। तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है सर ए बी बटे का बेस, बेस कितना है सर बी पी। ठीक, बी पी, ए बी का मतलब h, बी पी का मतलब x। ठीक, tan 60 का वैल्यू बोलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h बटे का x। x को इधर लेकर चल गए तो h का वैल्यू आ गया √3 इंटू का x। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कर लग रहा है खत्म हो गया, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। चलिए h बराबर √3 इंटू x। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ई ट्रायंगल को पकड़ते हैं, डी पी सी ट्रायंगल को पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी सी पी। वापस से वही बात सर, परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है, हाइपोटेन्यूज से कोणों लेना देना नहीं है अपना, तो कोणों लेना देना नहीं है, तो बस यही परपेंडिकुलर बेस करना है। तो tan मारना पड़ेगा, तो लगा देते हैं भाई tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट डी सी बटे का बेस, बेस इज नथिंग बट पी सी। अच्छा, DC is what, DC is h, okay, PC is what, PC is 100 minus x,
100 माइनस का x। tan 30 का वैल्यू आप बोलिए सर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहां से आ गया 1/√3 बराबर h बटे का 100 माइनस का x। ठीक, अच्छा 100 माइनस एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 100 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा √3 इंटू का, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एच, √3 इंटू एक्स, एच एच। क्लियर है बात। अच्छा अब बताइए √3 इंटू एच, एक्स का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हमको पता है √3 इंटू एक्स, तो करते हैं 100 माइनस का x बराबर √3 इंटू एच का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं, h बराबर क्या है √3 इंटू एक्स, तो इसको हम लिख रहे हैं √3 इंटू का x। कैसे लिखेंगे, कारण लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 100 माइनस का x बराबर √3 इंटू √3, मेरा बच्चा बोलेगा सर 3 इंटू का x। क्लियर है बात। मैं एक बार देख लेता हूं हमारे पास स्टेप्स है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा तो कमी है, ऊपर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, यहां पर शुरू कर रहे हैं ना, ये वाला इक्वेशन को यहां। अब बताइए x अगर इधर आ जाएगा तो 3x पहले से था, x इधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, -x है तो इधर हो जाएगा 4x। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3x में x जुड़ गया तो ये हो जाएगा 4x, और उधर का 100 बच ही जाएगा, 100 बच ही जाएगा। क्लियर है। अरे बाबू -x इधर जुड़ गया तो 3x में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर का 100, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 100/4, और कोई भी बोल देगा कि सर ये कितना आ जाएगा 25। इक्वेशन किस में चल रहा है सर, मीटर फीटर में, मीटर में चल रहा है, तो x का वैल्यू आ गया 25 मीटर। और अगर x का वैल्यू 25 आ गया तो हम एक बात बोल सकते हैं सर bp बराबर क्या हो जाएगा, bp बराबर आ जाएगा 25 मीटर। और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि PC बराबर कितना आ जाएगा, PC बराबर आ जाएगा 100 माइनस का 25 मीटर, और आप घटा सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा कितना 75 मीटर। क्लियर है। तो ये लेंथ आ गया 25 मीटर और ये लेंथ आ गया 75 मीटर। चलिए अब हम याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, किसको, h को, हाइट ऑफ ए पिलर। h का वैल्यू क्या आता है √3 इंटू एक्स है ना, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जब हम यूज कर रहे हैं तो h बराबर क्या है √3 इंटू एक्स, तो h बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू का x कहाँ है सर 25, तो h बराबर कितना आ जाएगा 25 √3 मीटर। ठीक, तो सवाल जो पूछा था, आप सवाल का जवाब देना हम शुरू कर रहे हैं, समझिएगा बात को। पहला सवाल क्या पूछा था, पहला सवाल पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, देयरफॉर द हाइट ऑफ ईच पिलर विच इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 25√3 मीटर। तो पहला का आंसर तो ये आ गया 25√3 मीटर, दैट्स इट। अच्छा उसके बाद बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड इज 25 मीटर फ्रॉम फर्स्ट या फिर 1 टावर, एंड सिमिलरली 75 मीटर फ्रॉम द सेकेंड या फिर दिस टावर। क्लियर है बात। अगर मान लो टावर 1 टावर 2 बोल देगा तो बोलेगा टावर 1 से कितना दूर, तो ये x को लिख देना है सर 25 मीटर दूर है। अच्छा टावर 2 से कितना दूर है सर, छोटा बच्चा भी बोल देगा 100 में से 25 घटाओ, ये 75 मीटर दूर है। क्लियर है बात। तो जब भी इस तरह से पूछा जाए घुमा फिरा के तो आप इजिली कर पाओगे। क्लियर है बात। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज जिनसे नहीं हुआ आप नोट डाउन कर ले। चलिए ये आखिरी सवाल आपको इस लेक्चर का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये सवाल CBSE 2019 में आया हुआ है। सवाल बोल रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जेट प्लेन का ग्राउंड से वो 60 डिग्री पे है, तो ये लो 60 डिग्री पे आ गया इस पॉइंट P पर। ठीक, उसके बाद बोल रहा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, जब वो 30 सेकेंड चला, किधर चला, ऑब्वियस सी बात है PQ डिस्टेंस दिखाया है तो PQ डिस्टेंस चला होगा। जब वो 30 सेकेंड चला तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, अब कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो ये, और स्वाभाविक सी बात है ये छोटा ये बड़ा, तो ये 60 होगा ये 30 होगा, है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ गया। सवाल बड़ा बोल रहा है कि इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, कांस्टेंट हाइट मतलब बराबर सेम हाइट है, जैसे हाइट कितना दिया हुआ 3600√3 मीटर, मतलब ऊंचाई हमेशा सेम एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पर इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक,
तो ये डिस्टेंस 3600√3 दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात अगर ये 3600 तो ये वाला भी डिस्टेंस का है कि कांस्टेंट हाइट बोल रहा है, खुद सवाल वाला बोल रहा है कांस्टेंट हाइट। आपको पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, जेट प्लेन का आपको स्पीड निकालना है। एक बार आप ट्राई करें फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। आराम से आपसे हम एक छोटा बात पूछते हैं, आप बताइएगा हमको। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है स्पीड। स्पीड के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है सर? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, बढ़िया बात है। हमसे अगर आपसे पूछे टाइम दिया हुआ है तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 30 सेकेंड दिया हुआ है। बढ़िया बात है। टाइम कितना है सर? टाइम 30 सेकेंड हमको दे दिया गया है। डिस्टेंस कितना चला है अगर हम ये निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है लेकिन फिगर के मुताबिक बोल दिया है कि चला है P से Q तक। ठीक, सो ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां तक चला है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? PQ, डिस्टेंस हो जाएगा PQ। क्लियर है बात? अच्छा, अगर ये डिस्टेंस है, ये दूरी 3600√3 है तो कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है तो ये दूरी भी कितना होगा सर? ये दूरी भी हो जाएगा हमारा कितना सर? ये दूरी भी हो जाएगा हमारा 3600√3 मीटर। ठीक, बढ़िया बात है। और अगर ये डिस्टेंस PQ है तो स्वाभाविक सी बात है कि PQ और BC आपस में बराबर होगा, तो PQ निकाल लो या BC दूरी निकाल लो, एक ही बात। अरे बाबू सेम दूरी है ना, इस तरह से चलेगा। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलरली ही बात कर रहा होगा 90 डिग्री। बढ़िया बात है। अब आराम से कारनामा हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को पकड़ेंगे AQC। देखिएगा, इन ट्रायंगल AQC आपसे पूछेंगे क्या हमको परपेंडिकुलर पता है? 100% सर परपेंडिकुलर पता है हमको, परपेंडिकुलर पता है और काम हमको BC निकाल लो या PQ निकाल लो इस पे करना है। इसका मतलब बेस को इन्वॉल्व करना, और परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं मतलब tan थीटा। तो हम इस ट्रायंगल में AQC ट्रायंगल देखिएगा, tan थीटा क्या है? 30 डिग्री, छोटू वाला है ना, तो हम लिखेंगे tan थीटा tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? QC। बेस कितना है सर? बेस है बड़ा वाला ये AC, तो AC। ठीक, बढ़िया बात है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? आप बोलिएगा सर 1/√3 बराबर QC का वैल्यू कितना है सर? QC का वैल्यू दिया हुआ है 3600 इंटू का √3, बाद में मीटर लगा देंगे। AC पता है? नहीं सर, AC पे काम करना। AC इंटू 1 कितना हो जाएगा? आप बोलिएगा सर AC, और 3600√3 को हम √3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए AC का वैल्यू निकाल पाइएगा? बिल्कुल सर, AC इंटू 1 AC हो गया, 3600√3 इंटू √3 करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। 3600 इंटू 3 करेंगे तो आप बोलिएगा 10,800 आ जाता है ना। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा आई थिंक, 2 को 0, हाँ 10,800 आ गया। ठीक, अच्छा AC आ गया। अब समझिएगा बात को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं तो रहने देते हैं। AC आ गया ना, आगे काम करते हैं। नाउ अब पकड़ते हैं किसको? आप इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इस ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं APB। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल APB, समझिएगा बात को। APB ट्रायंगल को जब हम पकड़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमको पता है बिल्कुल सर 3600 इंटू का √3, बेस हम AB निकाल लेते हैं ना। तो चलिए APB ट्रायंगल में वापस से क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर और बेस का गैप, इसका मतलब tan थीटा लगाना पड़ेगा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो आप बोलिएगा सर tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? PB या BP बटे का बेस, बेस कितना है? AB। ठीक, मैं एक बार बाबू देख लेता हूं, कुछ कट वगैरह नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा tan 60 का वैल्यू, मेरा बच्चा बोलेगा सर tan 60 का वैल्यू होता है √3। अच्छा PB दिया हुआ है सर 3600√3 बटे का AB। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा सा मक्कारीगिरी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। AB को इधर लेकर चल गए, √3 को इधर लेकर आ गए, तो हम डायरेक्टली जब इसको लेकर गए AB को इधर, तो यहाँ पर तो AB हो गया
बस एक स्टेप आगे हमको लिखना था, वो यही लिख दिए। ए बी को इधर ले गए, √3 को नीचे लेकर आ गए, तो √3 से √3 कट जाएगा और वापस से हमको ए बी कितना मिल गया, ए बी मिल गया हमको 3600 मीटर। क्लियर है बात, ए बी मिल गया 3600 मीटर। देख लेते हैं कुछ कट नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। हाँ, ए बी आ गया हमारा 3600 मीटर। हमको चाहिए BC लेंथ 9, समझिएगा 9 BC लेंथ अगर हम बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर आपको चाहिए इतना ठो लेंथ, यही ना बोल रहे हैं आप। हाँ, काहे कि BC और PQ बराबर है, तो BC आ गया तो बाय डिफॉल्ट हम PQ लिख ही सकते हैं ना। तो BC लेंथ हमको चाहिए और हमको पता है कि अगर हम AC लेंथ में से AB लेंथ को अगर हम घटा देंगे, देखिएगा, देखिए समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर है। हम बोल रहे हैं ये पूरा AC लेंथ में अगर हम AB लेंथ को घटा देंगे तो वापस से BC आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो BC को हम लिख रहे हैं AC माइनस का AB। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं काहे कि हमको AC पता है। देखो ना, AC हम निकाल चुके, कितना है 10,800 मीटर, माइनस का AB निकाल चुके हैं कितना 3600 मीटर, तो ये हो जाएगा 3600 का मीटर। तो हमको यहाँ से BC आ गया, BC बराबर कितना, दोनों को घटा लेंगे तो 0 से 0 हो गया, 8 में से 7200 मीटर। क्लियर है? अच्छा, ऑल्सो अगर BC आ गया 7200 मीटर तो BC बराबर तो PQ है। देखो ना, बाय कंस्ट्रक्शन, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप लिख लो रीजन, बाय कंस्ट्रक्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको BC पता चल गया तो PQ पता चल गया, PQ पता चल गया तो PQ कितना है, जितना BC है, BC कितना है 7200, तो PQ भी आ गया 7200 मीटर। ठीक, आगे 9। अब हमको क्या निकालना, स्पीड ऑफ जेट। तो देखते हैं हम लोग स्पीड ऑफ जेट को कैसे लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ जेट बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना दूरी चला है, बटे का टाइम टेकन। कितना दूरी चला है और कितना समय लगाया है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। कितना साल 7-8 से आप लोग रटते हैं। चलिए स्पीड निकालना है, डिस्टेंस सर कितना चला है, डिस्टेंस चला है PQ, तो PQ। टाइम कितना लगा है, टाइम सवाल वाला दे चुका है 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, PQ का वैल्यू कितना है सर, PQ का वैल्यू है 7200 मीटर, तो 7200 मीटर बटे का डिस्टेंस कितना है सर 30 सेकेंड। बढ़िया बात है। एगो 0 से एगो 0 गया, 3 से गया कितना बार में 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, इतना। तो स्पीड जो हमारा आ गया है जेट का वो आ गया 240, ऊपर में मीटर, नीचे में सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और चूंकि हमको कोई ये बात नहीं बोला था कि मीटर सेकेंड में निकालना या किलोमीटर पर आवर में, तो हमको मीटर सेकेंड ज़्यादा बढ़िया स्टैंडर्ड यूनिट होता है स्पीड का, तो हम अपना फाइनल आंसर किस में निकाल दिए, मीटर पर सेकेंड में। और कितना आ गया सर 240 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जिन बच्चा से नहीं बना, और हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर सम अप कर रहे हैं। एक लेक्चर और मिलेगा आपको, हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस रिलेटेड ही रहेगा, उसमें जो भी केस स्टडी वगैरह आया है क्लास 10th का CBSE का एग्जाम्स में, ठीक, उसको हम आपको करवा देंगे। ठीक, तो फिलहाल के लिए हम आपको शुक्रिया बोलना चाहते हैं, और हमेशा जैसा बोलते हैं फिर से वही बात बोलेंगे, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। शुक्रिया। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना।